का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 इम्पोर्ट क्वेश्चन के साथ साथ आंसर सीरीज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आज हमारा दूसरा रिवीजन सेशन है, इससे पहले ऑलरेडी रिवीजन 1 सेशन आ चुका है। जिस बच्चों ने नहीं देखा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, इसी तरह हम आपको यूनिट 3-4 के रिवीजन सेशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आज ही, क्योंकि अब हमारे पास एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। कल आपका एमडीयू बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, ठीक है, ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रहे। ये क्वेश्चंस जो मैं आज आपको करा रही हूँ, इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इनको आपको डेफिनेटली करके जाना है, ठीक है। चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको बीएड एग्ज़ाम से जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, क्लासेस के अपडेट्स हैं, टाइम पर मिल सके। ओके, चलिए, आज जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 से, उनको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम जो डिस्कस करेंगे यूनिट 2 से, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रभावित करते हैं। एक ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। शॉर्ट नोट इस बार चांसेस है आपके इन 4 टॉपिक में से आ सकते हैं। पहला टॉपिक है प्ले, खेलकूद क्या है, ग्रुप डायनेमिक क्या है, इंटरेस्ट क्या है, रुचि क्या है, क्रिएटिविटी क्या है। और फिर थर्ड क्वेश्चन आपका प्याजे की थ्योरी से या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस से आ सकता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। पहला क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती क्या है, ठीक है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। हर एक व्यक्ति अपने में क्या है, यूनिक है, अनोखा है, ठीक है। तो अनोखा किस टाइप में हो सकता है, जैसे उसका आईक्यू लेवल, या एक व्यक्ति का आईक्यू लेवल ज़्यादा है और किसी व्यक्ति का बॉर्डर लाइन पे कम है, ठीक है। किसी व्यक्ति की फिजिक्स अच्छी है, ठीक है, ठीक है। किसी का बिहेवियर अच्छा है, किसी की पर्सनैलिटी अच्छी है, किसी का कॉम्प्लेक्शन कोई डार्क है, कोई फेयर है, किसी के फिजिकल एस्पेक्ट अच्छे हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। इन्हीं के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। यह विभिन्नता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है, चाहे वो शारीरिक क्षेत्र हो, बौद्धिक क्षेत्र हो, या सीखने की क्षमता हो, या स्मृति का क्षेत्र हो, या विचार करने की क्षमता हो, ठीक है। किसी की जो शारीरिक है वो अच्छी होती है, फिजिक अच्छी होती है, ठीक है, और किसी का बौद्धिक मेंटल लेवल अच्छा होता है, ठीक है। कोई चीज़ जल्दी से कर लेता है, कोई कम लेट कर पाता है, किसी की सीखने की क्षमता हो गई, किसी का स्मृति, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एकदम से ही लर्न हो जाता है, ठीक है, और कोई होते हैं बहुत स्लो लर्नर्स होते हैं, कोई विचार करने की योग्यता, ठीक है। तो इन्हीं सब को हम क्या कहते हैं, यही सब आधार है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। जैसे कि आपको एग्जांपल दे सकते हो, जुड़वा बच्चे भी शकल सूरत में एक ही पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, फिर भी उनमें क्या पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंस पाई जाती है। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, या फिर शारीरिक, बौद्धिक, सीखने की क्षमता, स्मृति में, या विचार करने की क्षमता में डिफरेंस पाए जा सकते हैं। ओके, तो व्यक्तिगत विभिन्नता की आप परिभाषा लिख देंगे, ये फिक्स होती हैं, आप 1 या 2 जरूर लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार क्या है, पहला आधार है वंशानुक्रम, ठीक है। फिर सेकंड आपका आता है पर्यावरण, ठीक है। वंशानुक्रम होता क्या है, हेरिडिटी होता क्या है, जो भी जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। इन्हीं के कारण प्रत्येक मनुष्य में विभिन्नता और समानता पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स अलग है, हर किसी के जीन्स, पेरेंट्स में जो जीन्स होते हैं जो बच्चों को ट्रांसफ़र के में होते हैं वो क्या अलग है। इसी के आधार पर क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अब पर्यावरण, ठीक है, जी, हर बच्चे को एक जैसा पर्यावरण तो मिलता नहीं है, ठीक है, तो इसके आधार पर भी, पर्यावरण के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। मानव विकास में पर्यावरण का स्थान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पर्यावरण में सभी तत्व आते हैं जो मानव विकास व संबंधों को प्रभावित करते हैं। अब व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या हो सकता है, सबसे पहले तो आपका आता है हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी के वजह से क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। फिर आपका आता है सेकंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के आधार से भी इंडिविजुअल डिफरेंस पाई जाती है, क्योंकि डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से लोग क्या होते हैं, अलग बिहेव करते हैं, ठीक है, अलग अलग वातावरण के लोग होते हैं, तो इसलिए उनका कल्चर अलग हो गया, तो इसलिए लोगों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। फिर एज, ठीक है, जैसे मेरी 25 है, आपकी 26 है, 27 है, ठीक है, तो
सबकी क्या एज डिफरेंट है, ठीक है, इसके आधार पर भी क्या पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। फिर आपका आता है आईक्यू लेवल। हर बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है अलग अलग होता है, ठीक है, किसी का 90 है, किसी का 40 है, किसी का बॉर्डर लाइन पे है, किसी का 70 है, तो इसकी वजह से भी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। अब किसी की क्रिएटिव पावर, रचनात्मक ठीक है, रचनात्मक शक्ति, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, कोई बच्चे तो ऐसे होंगे कि इसी को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, लेकिन कोई बच्चे को समझेंगे फिर उसको अपनी भाषा में लिखेंगे ताकि हम और उसको अच्छा बेहतर कर सकें, ठीक है। क्रिएटिव पावर हो गई। फिर कास्ट और रिलीजियस का भी इम्पैक्ट पड़ता है व्यक्तिगत विभिन्नता पर। और आपका आ गया फिजिकल फीचर, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है, ठीक है। पहला क्या है आपका हेरिडिटी, वंशानुक्रम, सेकंड आपका एनवायरनमेंट, थर्ड आपका आ गया एज, फोर्थ आ गया आपका कल्चर, ठीक है, कास्ट एंड रिलीजन, और सिक्स्थ आ गया शिक्षा व आर्थिक स्तर, लिंग भेद, और फिर आ गया पक्षपातपूर्ण वातावरण। इसको आप डिटेल में समझ लेंगे। अब आपका सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट नोट में जो इस बार आने के चांसेस है, खेल होता है क्या, ठीक है, खेल है क्या, इसको हम अच्छे से समझेंगे। खेल क्या होता है, खेल इसका मतलब सिंपली, ठीक है, खेल जिससे, खेल इम्पॉर्टेंट जिससे हम फिट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, इंजॉय करने के लिए प्ले करते हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारी बॉडी क्या रहे, एक्टिव रहे। खेल इसका मतलब है कि अंतिम परिणाम विचार के बिना ही हम आनंद के लिए एक्टिविटी करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, खेल कहते हैं, प्ले कहते हैं। जैसे नाटक के माध्यम से बच्चे क्या है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, आकार, रंग, कारण और प्रभाव के बारे में सीखते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, खेल कहते हैं। खेल बच्चों का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। खेलों के द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक अंतक्रिया का विकास होता है। ऐसा तो नहीं है बच्चे घरों में ही खेल खेलेंगे, बच्चे बाहर जाएंगे, जिसकी वजह से बच्चे नई नई चीज़ों को सीखते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो खेलों में बालकों की वृद्धि और विकास का में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। जितना बच्चा खेल करेगा, एक्सरसाइज करेगा, उतने ही बच्चे का शरीर एक्टिव होगा और उतनी ही ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होगा, ठीक है। खेल की क्रिया अहम प्रेरित, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और ये आनंद भी देती है और बच्चों के अंदर उत्साह, एक्टिवनेस, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, चंचलता, प्रसन्नता आदि गुणों का विकास करती है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार, ठीक है। खेल वह क्रिया जिसमें एक व्यक्ति उस समय क्या रहता है, बिजी रहता है, जब वह कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है और जिस कार्य को वह करना चाहता है। इसको आप देख लेंगे। खेल की विशेषताएं क्या है, खेल एक क्या स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ठीक है, एक एक्टिविटी है। खेल शारीरिक या मानसिक है, ठीक है, क्योंकि खेल क्या है, खेल शारीरिक भी खेला जाता है, ठीक है, और फिर मानसिक, जैसे हम लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, शारीरिक स्पोर्ट्स हो गए, ठीक है। खेल बच्चों में एक्टिवनेस और चंचलता पैदा करती है। खेल का मुख्य लक्ष्य होता है आनंद और स्वतंत्रता की प्राप्ति, ठीक है। खेलों के द्वारा बालकों का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। खेल में बालकों में सामाजिक अंतक्रिया का भी विकास होता है। अब टाइप्स ऑफ प्ले कितने होते हैं, ठीक है। खेलों के प्रकार तो बहुत टाइप के, मैंने इसलिए आपको जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको 4 खेलों के प्रकार कराए। तो पहला आ गया रचनात्मक खेल, कंस्ट्रक्टिविज्म प्ले, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चे चीज़ों का निर्माण करते हैं, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक हो गए, बालों वो जो रेत होते हैं, रेत के पहाड़ बनाते हैं, गुफाएं बनाते हैं, केचू की सहायता से कई प्रकार के डिज़ाइन बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रचनात्मक खेल। जिस पर इस खेलों में बच्चे क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का निर्माण करते हैं। शारीरिक खेल, ठीक है, शारीरिक खेल वे खेल होते हैं जिनमें बालकों का शरीर मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक क्रियाशील, अधिक एक्टिव होता है। जैसे छोटे बच्चे लेटकर हाथ पैर मारते हैं, ठीक है, खेल के मैदान में जो खेल खेले जाते हैं उसी को हम बोलते हैं शारीरिक खेल। मानसिक खेल क्या होता है, इसमें बच्चों का शरीर की जगह मस्तिष्क ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, मानसिक क्रियाएं अधिक होती है, जैसे शतरंज का खेल, लूडो हो गया, कहानी सुनना, पहेलियाँ बुझाना, ताश खेलना आदि। संरचनात्मक खेल, क्रिएटिव खेल, कला सामग्री और प्राकृतिक सामग्री का इस प्रकार से प्रयोग होता है जिससे प्रवाह, लचीलेपन, मौलिकता, कल्पना एवं नए संबंधों का निर्माण को प्रोत्साहन मिले, ठीक है। फिर आपका आ गया कल्पना समाजय नाटकीय पूर्ण खेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, किसी की भूमिका निर्वाह करते हैं, ठीक है। जब मैं अपने स्कूल में थी तो मैंने एक झांसी की रानी का रोल प्ले किया था, ठीक है। तो उसमें को नाटक में उसको खेल की तरह नहीं, ठीक है,
उससे कुछ सीखने के लिए किया जाता है। भाषा या शब्द का खेल, वर्ड प्ले हो गया, इस प्रकार के खेल में शामिल है बिना अभ्यास किए और एक साथ निकली गई आवाज़ें, लयपूर्ण शब्द। ठीक है, हम राइमिंग वर्ड्स करते हैं या कोई सॉन्ग, जब हम अंताक्षरी खेलते हैं जो जिससे हमारा एंड होता है अक्षर, उसी से हम दूसरा गाना गाते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वर्ड प्ले या फिर लैंग्वेज। ठीक है, अब खेलों का महत्व क्या है, खेल क्यों खेले जाते हैं। ठीक है, खेलों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इससे हमारा क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, क्योंकि हम समाज में अंतर्क्रिया करते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। नैतिक विकास का होता है, इससे हम सही और गलत की पहचान भी होती है, और सृजनात्मक का विकास भी होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रुप डायनेमिक। इसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की, मैम ग्रुप डायनेमिक जरूर करा दीजिए। ठीक है, तो इसको भी मैं आज करा ही देती हूँ। ग्रुप डायनेमिक होता क्या है, समूह गतिक या समूह गत्यात्मक। सबसे पहले एक इजी भाषा में समझे, ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर में चेंज लाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डायनेमिक कहते हैं, समूह गतिक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आप हो, ये आपके ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो हर किसी के क्या है, जब हम ग्रुप में कोई चीज़ सीखते हैं, ग्रुप में सबकी के डिसीजन अलग होते हैं, बिहेवियर अलग होता है, थिंकिंग अलग होता है। ठीक है, तो हमें ग्रुप के अकॉर्डिंग चलना है पड़ेगा, अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डायनेमिक कहते हैं। इसको हम डिटेल में समझते हैं। इंट्रोडक्शन देते हैं पहले, प्रस्तावना। खेल या समूह गति का महत्वपूर्ण संबंध होता है। बहुत से खेल सामूहिक रूप से खेले जाते हैं, जैसे खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हैंडबॉल आदि। इन खेलों में खिलाड़ी समूह के रूप में एक टीम में खेलते हैं। ठीक है, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं और एक क्या होता है, इसमें कैप्टन होता है, जिसको टीम का क्या कहा जाता है, कैप्टन कहा जाता है। मीनिंग ऑफ ग्रुप डायनेमिक होता क्या है, इसका अर्थ है कि समूह में उन ताकतों और दबाव का अर्थ है जो सदस्यों के व्यवहारों को इन हद तक प्रभावित करके महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर में चेंज लाना, उसी को क्या बोलते हैं, समूह गति कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पूर्व शक्ति। ठीक है, समूह गठन, नेतृत्व, लीडरशिप, अन्य समूह के प्रति रिस्पॉन्स लेना, ये सब क्या आते हैं, ग्रुप डायनेमिक के अंदर आता है। यह उपयोग केवल छोटे समूह तक सीमित है। क्यों छोटे समूह तक, अगर जितना छोटा समूह होगा उतनी अच्छे से किसी कार्य को किया जाएगा, क्योंकि हर ग्रुप, जो भी व्यक्ति हैं ग्रुप में, हर किसी की क्या है, थिंकिंग अलग है, बिहेवियर अलग है, डिसीजन अलग है, तो इसलिए जितना छोटा ग्रुप होगा उतना प्रभावशाली होगा। कौन कौन से फैक्टर्स है जो ग्रुप को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला आता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप गोल। हर एक बच्चे का अपना गोल होता है। ठीक है, और ग्रुप का एक अलग गोल होता है। जैसे कि मेरा गोल है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आज रिवीजन सेशन प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, लेकिन आपका गोल है मैम ये टॉपिक मत कराइए, दूसरा करा दीजिए। आप जो मैं करा रही हूँ आप उस पर फोकस नहीं और किसी अदर चीज़ पे फोकस करते हो, तो वो आपका गोल है। ठीक है, तो पहला क्या आ गया, इंडिविजुअल एंड ग्रुप गोल। फिर आता है इमिटेशन, अनुकरण, नकल करना। ठीक है, जब हम ग्रुप में होते हैं, मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए, कुछ बच्चे तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे और कुछ क्या करेंगे, इसका अनुकरण करेंगे, कॉपी करेंगे, नकल करेंगे। ठीक है, तो थर्ड आपका आता है सजेशन। जब हम ग्रुप में पढ़ते हैं तो सभी के सजेशन क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, मैम आप मुझे पेडागोजी ऑफ एसएसटी करा दीजिए, पेडागोजी ऑफ हिंदी करा दीजिए। ठीक है, इस तरीके के क्या होते हैं, सजेशन दिए जाते हैं। सिंपैथी, सहानुभूति। जब हम ग्रुप में पढ़ते हैं तो सभी के क्या होते हैं, इमोशन अलग होते हैं, हम उन इमोशन को समझते हैं। ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होता है, समूह एकजुटता क्या होता है, जब हम ग्रुप में कोई चीज़ सीखते हैं तो हम ग्रुप में एकजुट होकर पढ़ते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, समूह एकजुटता। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनेमिक इन एजुकेशन एंड लर्निंग। ठीक है, समूह शिक्षण तकनीक। पहला आता है आपका समूह। जब हम ग्रुप में पढ़ रहे होते तो टीचर क्या करता है, ग्रुप टीचिंग टेक्निक को यूज़ करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का विकास होता है जब हम ग्रुप में पढ़ते हैं। मोरल एंड रिलीजियन टीचिंग होती है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप से अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग राय होती है। ठीक है, बुनियादी ज़रूरतों की संतुष्टि होती है, सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड होता है, संघर्ष की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि हम एकजुट होकर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट नोट बनता है वो इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट होता क्या है, किसी भी व्यक्ति के निरंतर व्यवहार के लिए उसकी रुचियाँ ही उत्तरदायी होती है। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं आपको पढ़ा तो आपको इंटरेस्ट है
तभी तो आप पढ़ रहे हो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप वो कोई कार्य कभी भी नहीं करेंगे। रुचि क्या करती है, हमको मोटिवेट करती है, वो अभिवेदक शक्ति होती है जो एकाग्र प्रयास का पैदा करते हैं और स्थिर रखते हैं और तथा उसे नियमित बनाते हैं। इस परिभाषा को आप देख लेंगे, ये परिभाषा फिक्स होती है, आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। 1 से 2 आपको परिभाषाएं लिखनी है। रुचियों के प्रकार क्या होते हैं, कुछ होते हैं जन्मजात रुचियाँ जो हमारे जन्म के साथ उत्पन्न होते हैं। अर्जित रुचियाँ जो हम एक्वायर करते हैं अपने वातावरण से, फिर आते हैं आपके गुणात्मक दृष्टि की रुचियाँ। ठीक है, जन्मजात रुचियाँ वे रुचियाँ होते हैं जिनका संबंध मूल प्रवृत्ति जन्म के साथ ही होता है। जैसे गाने में रुचि, बच्चों के खेल में रुचि, भूखे व्यक्ति को भोजन में रुचि, डांस में रुचि। ठीक है, अब सेकेंड आपका आता है अर्जित रुचियाँ जो हम एक्वायर करते हैं जिनका संबंध भाव संवेदना जैसे आदतों, मनोभावों, हीन भावों, आचरण तथा आदर्शों द्वारा ग्रहण की जाती है। जैसे मैकेनिक हाथ लगा करके बता देता है मशीन में त्रुटि कहाँ है, क्योंकि उसने रुचि को क्या किया, एक्वायर किया है। गुणात्मक दृष्टि से रुचियाँ, ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम क्वालिटी व्यू पॉइंट। गुणात्मक दृष्टि से रुचियाँ निम्न प्रकार के होते हैं, सामाजिक रुचियाँ, व्यावसायिक रुचियाँ, ठीक है, वैज्ञानिक रुचियाँ आदि। रुचि की विशेषता क्या है, रुचि क्या है, सदैव सकारात्मक होती है, ये नेगेटिव कभी भी नहीं होती है। नेगेटिव होगी तो वो रुचि नहीं कहलाएगी। ठीक है, रुचि हमेशा पॉजिटिव होती है। रुचि जन्मजात भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। रुचि वंशानुक्रम वातावरण से प्रभावित होती है। रुचि स्थायी नहीं होती है क्योंकि रुचि हमेशा चेंज होती रहती है। अधिगम और रुचि का गहरा संबंध है। रुचि हमारी आवश्यकता, इच्छाओं तथा लक्ष्यों से जुड़ी होती है। ठीक है, अब भी हमारे एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, हमारी आवश्यकता है तो हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है कि हमें अपने बीएड फर्स्ट ईयर में अपने पेपर को पास करना है। ठीक है, तो हमारी रुचि हमारी आवश्यकता के अनुसार भी जुड़ी होती है। ठीक है, व्यावसायिक और अव्यावसायिक रुचियाँ हमेशा साथ साथ चलती रहती हैं। रुचियाँ संवेगात्मक अभिवृत्तियों, इमोशनल एटीट्यूड्स होती हैं। रुचियों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है, पहला कारक है बुद्धि, ठीक है, फिर आपका आता है आयु तथा एज, लिंग, फिर आपका आता है शारीरिक विकास और फिर आता है स्कूल पाठ्यक्रम और सामाजिक आर्थिक स्तर। ठीक है, जो मैंने इंडिविजुअल डिफरेंस में आपको बताया था डिटेल में, आप उसी को पॉइंट्स बना के इसमें लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका शॉर्ट नोट में आ सकता है क्रिएटिविटी। ठीक है, आप याद रखिए हमेशा शॉर्ट नोट में आपको अगर आपका क्वेश्चन का आंसर 4 मार्क्स का है तो आपको 1 से 2 पेजेस लिखने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, और अगर लॉन्ग में आता है तो आप 4 से 5 मिनिमम पेजेस आप ज़रूर लिख कर आएंगे। क्रिएटिविटी क्या होता है, रचनात्मक क्या होता है, सृजनात्मक क्या होता है। ठीक है, जब हम किसी नई चीज़ का निर्माण करते हैं, ठीक है, और उसकी उपयोगिता हो, उसका उपयोग हो, तो उसी को हम क्या करते हैं, सृजनात्मक क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएट शब्द का अर्थ है सर्जन करना, उत्पन्न करना आदि। क्रिएटिविटी का अर्थ हो विचार और वस्तु में नए संबंध देखना। कुछ विद्वानों ने सृजनात्मक की परिभाषा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जो निम्नलिखित है। जेम्स टेवर ने कहा, रचनात्मक मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में अनिवार्य रूप से होती है। क्रो ने कहा, सृजन व्यक्ता मौलिकता के परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। नेचर ऑफ क्रिएटिविटी देख लेते हैं। सर अभी हमने क्या किया, इंटरेस्ट पढ़ा था, रुचि, उसी से रिलेट करके हम इसको भी कर लेंगे क्रिएटिविटी। ठीक है, अभी हमने इंटरेस्ट पढ़ा तो वो क्या होते हैं, जन्मजात और रचित। सेम सृजनात्मक भी क्या होते हैं, इनबॉर्न और एक्वायर होते हैं। बुद्धि का सामान्य स्तर होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर क्रिएटिव बच्चा होगा तो सामान्य स्तर डेफिनेटली होगा, तो हमेशा ये 90 से अधिक होती है क्रिएटिव बच्चों का। ठीक है, बुद्धि क्या होता है, धनात्मक सहसंबंध होता है जिससे क्या होता है, सृजनात्मक होता है। शैक्षिक उपलब्धि कभी कभी नकारात्मक भी हो जाता है। क्यों, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं होते हैं, फिर भी वो क्रिएटिविटी करते रहते हैं। ठीक है, तो कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिख जाता है। जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनका जो चिंतन होता है वो अब सारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ओके, लिंक जो होता है बॉयज़ और गर्ल्स का, ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। जो क्रिएटिविटी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो क्रिएटिव माइंड होगा वो लड़कों के ऊपर ही होगा, लड़कियों में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जो हमारे मस्तिष्क में 2 तरह के गोलार्ध होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध। जो राइट गोलार्ध होता है उसमें क्रिएटिविटी सृजनात्मक पाई जाती है, और जिसका लेफ्ट गोलार्ध ज़्यादा होता है उसमें तार्किक थिंकिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, जो हमारी सृजनात्मक है, सार्वभौमिकता होती है, हर जाति के लिए होती है, सभी व्यक्तियों के लिए होती है। ठीक है, सृजनशील बालकों की विशेषता पहचान कैसे होती है, ये बालक आत्मविरोधी होते हैं, मतलब इन्होंने कोई चीज़ सीखी है,
ठीक है। तो उसमें वो क्या नया चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने ही कार्यों को स्वयं विरोध करते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई उनको मैथ सॉल्व किया, मैथ का कोई भी क्वेश्चन दिया, ठीक है, इक्वेशन का दिया, तो बच्चे ने पहले धीरे धीरे किया, लेकिन बच्चे फिर खुद कहेंगे कि हम इसको कितनी जल्दी फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चे क्या होते हैं, बालक आत्मविरोधी होते हैं। ये अधिक कल्पनाशील और दीवा स्वप्न होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं और डे ड्रीमिंग होते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। यह बालक अत्यधिक दृढ़ निश्चय होते हैं। यह बालक संवेदनशील होते हैं। यह बालक अपरंपरावादी होते हैं, मतलब जो इनके ट्रेडिशनल परंपरा से चलता आ रहा है, लेकिन ये उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये बच्चे साहसी होते हैं, स्वकेंद्रित होते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होते। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, विचित्र प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं इनके अंदर। अब आता है आपका जो इस बार चांसेस है, जो थ्योरी आ सकती है आपकी, जीन पियाजे, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे ने किसका दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, जीन पियाजे ने। इससे पहले हम जीन पियाजे के बारे में जान लेते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने किया था। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट किया था। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और पियाजे विकास भी कहा जाता है। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन में आते हैं, वैसे वैसे वे अपने दिमाग में क्या बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ठीक है। बच्चे क्या नन्हे वैज्ञानिक है। जीन पियाजे ने ही बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा था, ठीक है। तो विकास, पहले बच्चों का विकास होता है, उसके बाद क्या होती है, लर्निंग होती है। बच्चे क्या है, सक्रिय हैं, ज्ञान का निर्माण बच्चे खुद करते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जीन पियाजे ने 3 कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दिए थे, ठीक है, उनको हम अच्छे से देख लेते हैं। पहले क्या होता है, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम, एकोमोडेशन, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है, जो भी हमारी नॉलेज है उसमें जब हम कुछ भी ऐड करते हैं उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। जैसे कि आपने, जब आप छोटे थे आपने कैट देखी, ठीक है, आपको नहीं पता था कैट को, तो आपने दिमाग में उसको फिट कर लिया, जिसकी 4 टांगे होती है, एक पूंछ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, नॉलेज को ऐड किया। इक्विलिब्रियम, हाँ वो आपका संतुलन है। न्यू सिचुएशन, अचानक से आपके सामने एक नई सिचुएशन, आपने डॉग को देख लिया, ठीक है। अब डॉग की भी 4 टांगे है, एक पूंछ है, ठीक है, लेकिन वो डॉग जो था क्या करता, भौ भौ कर रहा था, है ना। कैट तो म्याऊं कर दिया, डॉग क्या कर रहा, भौ भौ कर रहा था। तो बच्चे ने क्या, सामने आ गए, न्यू सिचुएशन आ गई, तो बच्चे क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, असंतुलन हो गया। फिर बच्चे ने जो उसकी नॉलेज थी, ठीक है, जो उसने ऐड किया था अपने दिमाग में, उसमें क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन, परिवर्तन करता है, एकोमोडेशन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समायोजन, चेंज बोलते हैं, ठीक है। एसिमिलेशन, जब बच्चे ने कोई चीज़ देखी, उसको नहीं पता था, ऐड किया, तो उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। फिर बच्चे संतुलित है, अचानक से बच्चे के सामने नई सिचुएशन आ गई, डॉग आ गया, तो बच्चा क्या, दिमाग क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। और फिर बच्चे ने अपनी जो थिंकिंग थी, अपना जो उसकी प्रीवियस नॉलेज थी, उसमें क्या किया, मॉडिफिकेशन किया, कि जरूरी नहीं है कि जिसकी 4 टांगे हो, एक पूंछ हो, वो कैट ही हो, डॉग भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पहला क्या था, अनुकूलन, अडेप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया होती है, आत्मसरण, एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, ऐड करना, उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। समायोजन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। संतुलन क्या होता है, इक्विलिब्रियम, इसके द्वारा बच्चा आत्मसरण और समायोजन की प्रक्रिया में बीच संतुलन कायम करता है, ठीक है। पियाजे ने 4 तरीके की स्टेज बताए थे, SPCF, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, SPF। एस से आपका क्या होगा, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। पी से आपका होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, और सी से होगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और 4 से होगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में ही लिख देना, क्योंकि बुक में भी सेंसरी मोटर स्टेज को इंग्लिश में ही डिफाइन किया है, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में आप लिखोगे, तो इंग्लिश में आप लिख देना। पहली स्टेज में क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, ठीक है। सेंसरी मतलब ज्ञान इंद्रियों से बच्चा चीज़ों को सीखता है। इसका जो एज ग्रुप होता है 0 से 2 ईयर होता है।
इसके अंतर्गत बच्चों के अंदर क्या आ जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, वस्तु स्थायित्व होता है। जब बच्चा छोटा होता है, बच्चे के हाथ में कुछ भी चीज़ होती है, तो हम अगर हम उसको तकिए के नीचे छुपा के रखते हैं तो बच्चा क्या है, उसके दिमाग में क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। अगर हम उसको कोई और चीज़ देते तो वो नहीं लेता, रोने लगता है। जब हम उसको वो चीज़ देते हैं तो बच्चा हैप्पी हो जाता है। सेंस, बच्चे अपने सेंसेस से सीखता है, ठीक है, सेंसेस आर टीचर, ठीक है। डेफर्ड इमिटेशन, नकल करके सीखता है, ठीक है। जो पेरेंट्स करते हैं वही बच्चा क्या करता है, कॉपी करता है। रिफ्लेक्स एक्शन होता है, बच्चा देख के वही कॉपी करता है। अब सेकंड आपका आता है पूर्व ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो एज ग्रुप होते हैं 3 से 7 ईयर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, एनिमिज्म मतलब जीववाद, बच्चा निर्जीव को भी सजीव समझता है। अहम केंद्रित होता है, जो उसको अच्छा लगता है, बच्चा ये सोचता है जो उसको अच्छा लग रहा है वही सबको अच्छा लगता है। अब पलटावी इरिवर्सिबिलिटी बच्चे को नहीं आती है, ठीक है। अगर हम बच्चे से पूछेंगे कि 4+6 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। अगर हम इसको पलट देंगे तो बच्चा इसको नहीं बता पाएगा, ठीक है। सेंट्रेशन होता है, केंद्र में होता है, बच्चा क्या होता है, केंद्र में होता है। इसमें भाषा का विकास, इलॉजिकल थिंकिंग नहीं का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत बच्चा इलॉजिकल थिंकिंग का विकास होता है, ठीक है। बच्चा कुछ भी बातें करता है, इलॉजिकल बातें करता है, ठीक है, इसके अंतर्गत। थर्ड आपका आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसकी जो एज ग्रुप होता है 7 से 11 ईयर, ठीक है। इसके अंतर्गत कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी और रीजनिंग। कॉन्क्रीट का मतलब ही क्या होता है, बच्चा तर्क देने लग जाता है, ठीक है, लॉजिक देने लग जाता है, ठीक है। कंजर्वेशन समझ आने लगता है, रिवर्सिबिलिटी करने लगता है, पलट चीज़ें करने लगता है, ठीक है। इंडक्टिव एंड थॉट, डिसेंट्रेशन विकेंद्रीकरण करने लगता है, ठीक है। लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट, जिनको वो देख सकता है उसके बारे में वो लॉजिक दे सकता है। इसके अंतर्गत सी और एस, ठीक है। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, कॉज एंड इफेक्ट के, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत बच्चों करने लगते हैं, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, बच्चे के अंदर क्या आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। बच्चों के अंदर लॉजिक आ जाता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, ठीक है। परिकल्पना, जिसको बच्चे क्या इमेजिन के थ्रू बिना देखे ही बच्चे चीज़ों को सॉल्व करने लगते हैं, ठीक है। फिर आप पे डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। अब हमारा नेक्स्ट है, लास्ट ये है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया था। उन्होंने पहले जब 7 तरह की बुद्धि बताई, फिर बाद में 1998 के बाद उन्होंने एक बुद्धि को और जोड़ दिया था, ठीक है। इसके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है, ठीक है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य पूरी करती है। गार्डनर के बुद्धि के प्रकार जो है वो 8 है। इसको हम अच्छे से समझेंगे। पहला आता है आपका वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका भाषा अधिक होता है वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। फिर तार्किक गणितीय बुद्धि, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तार्किक योग्यता, बच्चे कैलकुलेशन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जिसके अंदर इसका ज़्यादा विकास हो जाता है वो अकाउंटेंट, बैंकर या साइंटिस्ट बनते हैं। स्थानिक बुद्धि, यह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वह मूर्तिकार, चित्रकार या आर्किटेक्चर बनते हैं। शारीरिक गति बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शरीर की गति देने वाली बुद्धि जिसके अंदर अधिक होती है वो बच्चे एथलीट, डांसर या अभिनेत्री बनते हैं। संगीतात्मक, म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके अंदर जिसमें संगीत की ज़्यादा अच्छी बुद्धि होती है, ठीक है, तो वो बच्चे सिंगर, एंटरटेनर आदि बनते हैं। अब आपके आते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंत व्यक्तित्व बुद्धि। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं वो व्यक्ति नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, वो बनते हैं। अतः व्यक्तित्व बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। 8 आपका आता है प्रकृतिवादी बुद्धि। इस बुद्धि में व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो किसान आदि बनते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपको सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है या नहीं, ठीक है।
आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे रिवीजन सेशन 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 3 और 4 ये सेशन आज ही कंप्लीट करा दिए जाएंगे, क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।